कभी कभी अपनी समस्याओं से या अपनी परेशानियों से हार जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। परीक्षा की तैयारी करते हुए हमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जिससे हमें लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। पर जो व्यक्ति अपनी परेशानी और समस्याओं से हार जाता है वो कभी भी विजय नहीं हो सकता। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि अपने परेशानियों और समस्याओं से अगर हम डट कर सामना करेंगे तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी हमारी जीत ज़रूर होगी। तो इसी विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हिस्ट्री के संबंध में MCQ की, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएं और आपको इनका सही आंसर बताने में बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव सभ्यता का वह समय जिसमें मानव द्वारा लिखी गई लिपि उपलब्ध है क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो, जब हमने हिस्ट्री का विभाजन किया था, इतिहास का विभाजन किया था, तो हमें पता चला था कि 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। अब इन 3 भागों में जो सबसे पहला भाग है जिसे हम प्राग्ञ ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ना यहाँ कोई लिपि थी ना उसे पढ़ा गया, तो ये तो पहले ही हट गया। बचे 2, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में भी लिपि थी पर उसे पढ़ा नहीं गया, लेकिन लिपि तो थी ना। यहाँ क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि लिपि थी या नहीं थी, तो लिपि थी और ऐतिहासिक काल में भी थी। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को एवं ईसा के जन्म के बाद के या पश्चात के समय को क्या कहते हैं? एडी, बीसी, बीसी एडी, बीसी और एडी या एडी और बीसी? देखिए, सीधा सा संबंध है। ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा, पर मैंने ये क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रखा है कि आखिर हम एडी और बीसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसका आखिर में मतलब क्या है। देखिए, जो ईसा मसीह जी हैं, इनके जन्म का किसी को कोई तिथि नहीं पता कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इस कारण से इनके जन्म को शून्य मान लिया गया। अब इनके जन्म को जब हम शून्य मान के लेते हैं तो इनके जन्म के ऊपर का जो समय है, जो ये ऊपर का समय है, इसे हम बीसी कहते हैं और इनके जन्म के जो बाद का समय है उसे हम एडी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जो बीसी है ना, ये हमेशा उल्टा चलता है। उल्टा चलने का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि शून्य समय में, इस समय में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, अब वो व्यक्ति जब 20 साल का होगा, यहाँ 20 साल का होगा, तो इसकी आयु बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम बीसी की बात करते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर 200 साल में इसका जन्म हुआ है, 200 बीसी में इसका जन्म हुआ है और इसके 100 वर्ष का हो गया, तो जब ये 100 वर्ष का होगा तो यहाँ पर बीसी घटेगा और बीसी भी 100 बीसी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ का समय जो है, क्योंकि वो उल्टा चलता है, क्योंकि उसको यहाँ 0 तक आना है और 0 के बाद हमारा एडी शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा कि जन्म के पहले के समय को जो है ईसा मसीह के, उसे बीसी और जन्म के बाद के समय को एडी कहा जाता है। चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में आपको दोबारा इसके आंसर दोबारा से दे सकती हूँ। किसी व्यक्ति का जन्म 700 बीसी में हुआ है, वह व्यक्ति 80 साल का हो चुका है, तो वह कौन सा वर्ष होगा? देखिए, सीधे बात बीसी की चल रही है, एडी की बात नहीं चल रही। तो 0 पहले हमने डिसाइड कर लिया कि ये 0 है। अब बात चल रही है बीसी की, तो ये जो व्यक्ति है इसका जन्म हुआ था 700 बीसी में। अभी ये व्यक्ति हो गया है 80 साल का, तो 80 साल हम सीधे सीधे माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 620 बीसी। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जो बीसी है वो उल्टा चलता है, तो 620 बीसी हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 780, 730, 680, 620। ऑप्शन नंबर डी 620 बीसी। आपसे हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ना बने, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, लेकिन इतिहास में आप बीसी और एडी को लेके अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये चीज यहाँ से आपकी एकदम क्लियर हो जाती है।
भारत का सबसे प्राचीनतम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत के सबसे प्राचीनतम मानव जीवाश्म की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि मानव जीवाश्म की खोज नर्मदा नदी घाटी के तट पर हुई थी और उनका नाम नर्मदा मानव रखा गया था, जिसकी खोज अरुण सोनकिया जी के द्वारा की गई थी। तो ये है अरुण सोनकिया जी, और कहाँ हुई थी? उज्जैन, सीहोर, भोपाल, जबलपुर। तो नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में हुई थी, जिला लग रहा था सीहोर, और सीहोर का भी हथनौरा नाम का क्षेत्र यहाँ पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से प्राप्त सबसे प्राचीन उपकरण किस स्थान से मिले हैं? देखिए, उपकरणों का मतलब हो सकता है किसी प्रकार के हमें बर्तन वगैरह दिखाई दे, या फिर किसी प्रकार के औजार दिखाई दे, या कोई ऐसी वस्तु जो कि उस समय मानव अपने उपयोग में लाता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर, रीवा, मुरैना और जबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा नरसिंहपुर से ही हमें, नरसिंहपुर के भूतरा नामक गांव से हमें सबसे प्राचीन उपकरणों की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज किस पुरातात्विक ने की थी या किस सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा की गई थी? देखिए, आदमगढ़ शैलाश्रय जो है ना, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? आपने पढ़ा है कि जो आदमगढ़ शैलाश्रय है, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो कि किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एच.डी. साकलिया, आर.बी. जोशी, निसार अहमद और सुपेकर। जब हम बात करते हैं इस शैलाश्रय की खोज की, तो इसकी खोज आर.बी. जोशी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। निसार अहमद की बात करते हैं तो उन्होंने सोन नदी घाटी का सर्वेक्षण किया है, और वहीं सुपेकर ने मंडला जिले का सर्वेक्षण किया है। ये आदमगढ़ की गुफाएं आपको दिखाई दे रही है, आदमगढ़ शैलाश्रय। देखिए, शैलाश्रय का मतलब होता है पत्थरों का आश्रय, मतलब पत्थरों की गुफाएं जहां पे आदिमानव रहा करते थे। नर्मदा मानव की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1982 अरुण सोनकिया, 1980 आर.बी. जोशी, 1930 सुपेकर, 1940 निसार अहमद। नर्मदा मानव की हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी, वर्ष 1982 था। ये मानव की खोपड़ी हमें प्राप्त हुई है और इसी का नाम नर्मदा मानव रखा गया है, क्योंकि यह नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में हमें प्राप्त हुआ था, और यह भारत के प्राप्त सबसे प्राचीन मानव अवशेष भी है। नर्मदा नदी घाटी का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? मैक्राउन, एच.डी. साकलिया, आर.बी. जोशी, उपयुक्त सभी। देखिए, जब हम बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी की, तो नर्मदा नदी घाटी जो है वो ये दिखाई दे रही है, शायद आपको मैप में क्लियर ना हो। तो ये भारत के इतने भाग से प्रवाहित होती है, और इतने बड़े भाग से, क्योंकि ये पूरा भारत है, इतने बड़े भाग से जब ये नदी प्रवाहित होती है तो बहुत बड़ी नदी है। तो इसका सर्वेक्षण एक व्यक्ति अकेले थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से आपको ऐसे ट्रिक से याद रखना है कि इसका सर्वेक्षण जो है 3 लोगों ने मिलकर किया है, जिनके नाम है मैक्राउन, एच.डी. साकलिया और आर.बी. जोशी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित किस अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बटियागढ़ अभिलेख, एरण अभिलेख, सांची अभिलेख और संघभेद अभिलेख। देखिए, सती प्रथा के जब हम प्रथम साक्ष्यों की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख, जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं साक्ष्यों में इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है। इसके अलावा भानुगुप्त का एक अभिलेख अलग से भी बना हुआ है। देखिए, सती प्रथा की जब हम बात करते हैं तो सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा वह थी कि जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को उसकी पति के शव के साथ ही जला दिया जाता था। इसके 2 कारण थे। सती प्रथा का जो जन्म हुआ गया था वो अच्छाई से हुआ था, परंतु ये बाद में बुराइयों में गिनी जाने लगी। अब अच्छाई कैसे? देखिए, जब किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसका सारा भार उस पति के परिवार के ऊपर और समाज के ऊपर आ जाता था। तो कहीं ना कहीं उस पत्नी को बहुत ज्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। और वैसे भी भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, और विदेशी आक्रमण आपने सुना होगा कि महिलाओं का विदेशी आक्रमणकारी बहुत ज्यादा रेप वगैरह करते थे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए वो पत्नियां अपने पति के साथ स्वयं जलना स्वीकार करती थी। लेकिन आगे चलकर इस पद्धति को, इस प्रथा को एक कुरीति के रूप में सामने लाया गया, जिसमें महिलाओं को जबरदस्ती अपने पति के शव के साथ भी जलाया जाने लगा।
मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब बाघ की गुफाओं से क्या मतलब है? यहाँ पे बाघ रहा करते थे कि बाघ ने बनाई अपने नाखूनों से खोद खोद कर इस गुफाओं को? तो ऐसा नहीं है। बाघ की गुफाओं से आश्रय यह है कि ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं थी। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था और इसके साथ ही साथ में ये गुफाएं किस जिले में पड़ती हैं? उज्जैन, धार, बुरहानपुर और सीहोर। तो ये गुफाएं जो है वो धार जिले में पड़ती हैं। धार जिले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं, जो कि बाघ या फिर बाघिन नदी के तट पर है। इसके साथ ये बाघ की गुफाएं कैसे कहलाई? यहाँ पर बड़े बड़े जो बौद्ध साधु थे वो आसन लगाया करते थे और ध्यान किया करते थे, परंतु कुछ समय के बाद यहाँ से साधु जाने लगे और ये जो क्षेत्र है ये मानव की दृष्टि से लुप्त होने लगा। यहाँ पे बड़े बड़े जंगल, पहाड़ बनने लगे, पेड़ पौधे होने लगे, झाड़ियाँ बनने लगी और इसके बाद कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, 1000 साल, 1500 साल बाद यहाँ पर बाघों का निवास हो गया और लोगों ने जब देखा कि यहाँ पे बाघ रहा करते हैं तो इसे बाघ की गुफा नाम दे दिया गया। तो ये कहाँ आता है? धार जिले के अंतर्गत आता है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल तोमर वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन देखेंगे, अकबर, शाहजहां, मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तोमर वंश के जो राजा रहे हैं वो राजा मानसिंह तोमर रहे हैं, जिन्होंने अपनी रानी गुजरी रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल का निर्माण ग्वालियर जिले में कराया था, जो कि ग्वालियर के किले के जस्ट नीचे बना हुआ महल है और ये नीचे बना था गुजरी रानी की खुद की ख्वाहिश के कारण। गुजरी रानी और राजा मानसिंह तोमर के प्रेम प्रसंग को मृगनयनी उपन्यास में लिखा गया है, जिसका निर्माण जो है, जो उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है रायसेन, विदिशा, धार और भोपाल। जब उदयगिरी की गुफाओं की बात करते हैं तो ये गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? शिवपुरी, भोपाल, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गौस मोहम्मद कौन थे आपको पहले ये पता होना चाहिए। आप सभी तानसेन के बारे में जानते होंगे। तानसेन के 2 गुरु थे, एक थे स्वामी हरिदास और दूसरे थे गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद से तानसेन ने संगीत की शिक्षा भी ली थी। इस कारण से इनका मकबरा तानसेन के जन्म के स्थान जहां ग्वालियर पर स्थित है। इसके अलावा जो तानसेन है इनका मकबरा भी यहीं पर स्थित है। दोनों का गुरु शिष्य का मकबरा एक साथ बनवाया गया है ग्वालियर जिले में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्वालियर। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो, धार, मांडू, इनमें से कोई नहीं। कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते हैं तो यह बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर खजुराहो में स्थित है, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रंथहरि की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए, राजा भ्रंथहरि जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है और मालवा में राजा भ्रंथहरि के गीत भी गाए जाते हैं और इस कारण से हम देखते हैं कि राजा भ्रंथहरि की जो गुफाएं हैं वो मालवा के क्षेत्र में मिलती है। जिला देख लेते हैं, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर। देखिए, इसमें से मालवा की बात करें तो केवल भोपाल और उज्जैन जो है वो मालवा का क्षेत्र है, लेकिन उसमें से भी जो भ्रंथहरि की गुफाएं हैं वो उज्जैन जिले में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जैसे ही बात करें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह क्षिप्रा नदी के तट पर है। आप सभी को यह चीज अभी तक तो याद हो ही गई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्षिप्रा नदी सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी। मंडला, छतरपुर, बालाघाट, रीवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छतरपुर। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो भीमबेटका की गुफाओं की बात करते हैं, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली और रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है, जो कि रायसेन के आबेदुल्लागंज में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, आबेदुल्लागंज, रायसेन। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? जब हम महारानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, इनकी समाधि मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर किस जिले में स्थित है? आपसे ये पूछ रहा है।
रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिसमें से एक कविता जो मेरी फेवरेट है वो ये है, त्यागे श्रृंगार अवस्था के रड़के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खड़के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया वलगाएं साधी दांतों पर, फिर घोटक पर हो सवार गह लिए खड़ग निज हाथों पर। इसका सीधा मतलब ये है कि श्रृंगार की अवस्था को त्याग कर जिसने हथियार उठाए अपने राज्य की रक्षा के लिए, जिसने शिशु को, अपने बच्चे को एक पृष्ठ भाग पर, पीठ पर बांध लिया और जो वलगाएं थी, घोड़े की जो वलगाएं होती है उसको दांतों पर बांध लिया, वो रानी की हम बात कर रहे हैं। इतनी वीर रानी, और कहा जाता है कि ये एक ऐसी रानी थी जो कि मर्द की तरह लड़ी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ग्वालियर के संबंध में रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, इनकी समाधि ग्वालियर में ही स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और मुरैना। तानसेन का मकबरा जो है वह उनके गुरु गौस मोहम्मद के मकबरे के साथ ही स्थित है, जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में स्थापित कितने ज्योतिर्लिंग है? यहाँ पे 12 होगा, 1, 2, 3 और 4। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से पहला ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो हम देख चुके हैं, उज्जैन जिले में स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट के किनारे है। उसके अलावा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो कि खंडवा जिले में स्थित है, जिसका नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और इसे वास्तविकता में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां और झलकारी बाई। मांडू की जब हम बात करते हैं तो मांडू एक अपनी विशेष कहानी रखता है। मांडू कहानी रखता है रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम प्रसंग की। रानी रूपमती संगीत प्रेमी थी और वही बाज बहादुर भी बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। रानी रूपमती एक बहुत ही सुंदर गायिका थी और उनके रूप की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही थी। तो इस समय यहाँ पर अकबर को इनकी नजर लग जाती है और अकबर रानी रूपमती को पाने की चाह रखता है और वह आक्रमण कर देता है मांडू जैसे छोटे क्षेत्र पर, और बाज बहादुर इस आक्रमण का डटकर सामना करता है परंतु हार जाता है। और बाज बहादुर के हारने के कारण रानी रूपमती आत्महत्या कर लेती हैं और उसके बाद अकबर को इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है। तो मांडू का संबंध रानी रूपमती और बाज बहादुर से है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही हो जाएगा, रानी रूपमती। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, बालाघाट, वह भोपाल जिले में स्थित है और बहुत ज्यादा फेमस संग्रहालय। यहाँ पे पांडुलिपियां संरक्षित करके रखी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि पेड़ों के छालों पर जो लिपि लिखी होती थी ना पुराने समय की, उन लिपियों को संरक्षित करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? सांची, दतिया, ओरछा और खजुराहो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? मध्य प्रदेश के पहले पर्यटन नगर की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी और खंडवा में से ये आंसर होगा शिवपुरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? देखिए, खजुराहो के मंदिर है, आपको पता है, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप और मांडी का महल। तो खजुराहो के मंदिर है, भीमबेटका की गुफाएं भी हैं और सांची का स्तूप भी है। तो मांडू के मंदिर जो है वो अभी यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मांडू के मंदिर हो जाएगा। भीमबेटका प्रसिद्ध क्यों है? क्या हुआ था भीमबेटका में? तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कला स्थित है। देखिए, ये है भीमबेटका। भीमबेटका से हमें ऐसी प्रकार की कलाएं दिखाई पड़ती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि जब आदि मानव यहाँ रहा करते होंगे तो जो आदि मानव, जो व्यक्ति घर के बाहर शिकार करने जा रहा है वो तो ठीक है, उसके पास काम है, लेकिन जो घर के अंदर उसके पास कोई काम नहीं ना, तो वो क्या करेगा? तो वो जो चीजें देखते थे वो ये चीजें यहाँ पे बनाते थे। जैसे कि अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति आपको शिकार करते दिखाई दे रहा है, जो कि जानवर के ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ में औजार है। यहाँ पे जो एक व्यक्ति है ये लकड़ी जला रहा है, यहाँ पे आग जलाता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अर्थात वो जो भी देखते थे वो उसे बनाने की कोशिश करते थे। तो वो चित्रकारी हमें भीमबेटका से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर गुफा चित्रकला हमें प्राप्त होती है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ओरछा, मांडू, ग्वालियर और चंदेरी। तो हिंडोला महल जो है ना वो हमें मांडू में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अशरफी महल कहाँ स्थित है? पन्ना, जबलपुर, मांडू और मंडला। अशरफी महल भी मांडू में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? भिंड, उमरिया, बुरहानपुर और मंदसौर। असीरगढ़ का जो किला है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है और बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसे दक्षिण की कुंजी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश में इतिहास का पहला एमसीक्यू यहाँ पर समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।